हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी हुई होगी और न्यू ईयर भी बहुत अच्छा गया होगा और बैक टू वैकेशन आप सभी अपने जॉब पे और बिजनेस पे लग गए होंगे। तो एज आप सबको पता है कि मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं एंड थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और ऐसे ही बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए तो भी मैं एक नया लेक्चर लेके आ ही जाती हूँ आप सबके लिए। तो आज एक और लेके आई हूँ कि जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ दी आरबीआई। तो एक नए लेक्चर की स्टार्टिंग अब कर देते हैं और वो हम लेंगे आरबीआई के साथ, ठीक है। तो क्या टॉपिक रहेगा हमारा आज का? हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। चलो तो सबसे पहले टर्म समझते हैं, क्या निकला है टर्म मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई कौन है? आप और मैं हम सब जानते हैं, आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक है और जितनी भी डोमेस्टिक बैंक है उसकी माई बाप है, सीधे शब्दों में, ठीक है। सेंट्रल बैंक है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, पॉलिसी का मतलब क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशंस। जैसे कि आरबीआई जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, आप और मैं हम सब जानते हैं, जैसे कि और दूसरी बैंक्स है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब क्या है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई? मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, मनी रिलेटेड पॉलिसी ऑफ आरबीआई, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई भाई ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन किसके लिए, क्यों? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हर एक चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव रहता है पहला वाला प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव रह जाएगा सस्टेनेबल ग्रोथ। तो प्राइस स्टेबिलिटी क्या होता है? तो समझो प्राइस स्टेबल रखना है, प्राइस को ना बढ़ाना है और प्राइस को ना कम करना है। मतलब इसका मेन गोल क्या है? तो इसका मेन गोल है इन्फ्लेशन को कम करना। मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि एक बार इन्फ्लेशन बढ़ेगा मार्केट में तो प्राइस बढ़ेगी प्रोडक्ट की, ठीक है। प्राइस बढ़ेगी, हमारा परचेसिंग पावर कम हो जाएगा और वही इकोनॉमिक क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेन गोल क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल। प्राइस स्टेबिलिटी माने हम समझ लेते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल। और दूसरा गोल क्या है? दूसरा गोल है सस्टेनेबल ग्रोथ। अब सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई एक ग्रोथ की जो आज के लिए नहीं है, कल के नहीं है, एक दो साल के लिए नहीं है, 100-200 साल के लिए, ठीक है। खाली आपको और हमें ग्रोथ एंजॉय नहीं करना है, हम चाहते हैं कि ग्रोथ हमारे आने वाली जनरेशन भी एंजॉय करे और ऐसे ग्रोथ करो कि जिससे हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, स्केयर रिसोर्सेज है, बहुत ही कम है, तो वो पूरे के पूरे यूज ना हो जाए, ठीक है। उनको हमें सेफ रखना है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, दो ऑब्जेक्टिव समझ लो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव है हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ। तो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ। अब देखो ये पॉलिसी है, इसको वर्क करने के लिए इंसान तो होंगे ना। पॉलिसी तो हमने बना दी कि ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी से हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, लेकिन उसको वर्क करने के लिए इंसान चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो बता सकता है आप में से मुझे? रिसेंट आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, ठीक है। देखो वो चेंज भी होता रहता है, लेकिन आप वो इजीली गूगल कर सकते हो और आरबीआई के गवर्नर के बारे में भी जान सकते हो। तो वो लोग क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या करा है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमिटी बना दी। कितने मेंबर की कमेटी बना दी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर की होती है, ठीक है। उनमें 6 मेंबर होते हैं, ठीक है भाई। 6 लोग भी ले लिए, अपॉइंट कर लिए, लगा लिया। अब क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये लोग क्या करेंगे? तो अलग अलग पॉलिसी रेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सब कौन कहता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ, 6 मेंबर को अपॉइंट करो, ठीक है। उनको इस काम पे लगाओ कि भाई आप अलग अलग पॉलिसी रेट डिसाइड करो, मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल करो। ये सब कौन कहता है? ये कहता है आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी रेट डिसाइड करते हैं। और ये किसके तहत होता है नक्की, ये कौन बोलता है? तो ये बोलता है अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। अब ये काम करने के लिए कौन कौन से रेट डिसाइड करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स है कि जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है? प्राइस स्टेबल करना, मनी सप्लाई कंट्रोल करना, ठीक है। मनी रिलेटेड पॉलिसी है या फिर इन्फ्लेशन कम करना। तो क्या इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या टूल है, कौन कौन सी पॉलिसी है जिसके रेट हमें डिसाइड करना है, वो पॉलिसी भी हम पढ़ेंगे। देखो पहले थियोरेटिकल समझ लेते हैं, ये टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, मनी रिलेटेड पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कितने बंदे उस कमिटी में होते हैं कि जो ये सारे रेट्स डिसाइड करते हैं जिससे प्राइस स्टेबल हो, इन्फ्लेशन कम हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो,
ठीक है। और ये आप और मैं नहीं कह रहे हैं, ये आरबीआई एक्ट कह रहा है, लीगली काम हो रहा है, आरबीआई एक्ट 1934। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, कितने टूल्स है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 5 यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो मेन 5 है वो अभी समझ लो, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, तो पहला वाला है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है, CRR, उसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लो। अभी क्या करंट रेट चल रहा है उसका, तो अभी करंट रेट चल रहा है CRR का 4%, ठीक है। भाई ये कैश रिजर्व रेशियो समझाओ तो सही, मीनिंग क्या है, ठीक है। तो समझो, उसका मीनिंग समझो, प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स that must be kept in reserve with RBI by banks, ठीक है। टोटल डिपॉजिट क्या है, चलो समझ लो, एक बैंक है, कोई भी XYZ, ठीक है, उसके पास डिपॉजिट्स आती है, कोई भी लोग है, बिजनेसमैन है, जमा करवाने गए, आप जमा करवाने गए, ऑफिशियल जमा करवाने गए, ठीक है। बैंक्स पे भरोसा करके सब डिपॉजिट्स जमा करवाते हैं। उसमें से 4%, कितना रेट है अभी, 4% कहाँ पे देना है हमको, आरबीआई को देना है। किसको, तो बैंक को। ये बैंक के लिए रेट है कि बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट्स जमा होती है उसमें से 4% जितना उनको आरबीआई को देना है, ठीक है, जमा करवाना है आरबीआई के पास, रिजर्व रखना है। किसके पास, आरबीआई के पास। क्या रिजर्व रखना है, कैश रिजर्व रखना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व करवाओ, कैश करवाओ, और रिजर्व बैंक के पास ही करवाओ। कौन करवाएगा, बैंक्स करवाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा वाला, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। तो उसका क्या मतलब हो गया, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है, चलो भाई, ये तो लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब लिक्विड एसेट्स, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कैश आ जाएगा उसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएगी उसमें, गोल्ड आ जाएगा उसमें। जैसे ही मार्केट में डालो तो सीधा सीधा बिक जाएगा ये सब चीज, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स, ठीक है, जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं रहता। गोल्ड दो तो सीधा बिक जाएगा, कैश सीधा बिक जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सीधी बिक जाएगी, तो उसको बोलते हैं लिक्विड। स्टैट्यूटरी मतलब क्या, कंपलसरी। आप और मैं नहीं कह रहे, स्टैट्यूट कह रहा है, कायदा कह रहा है, लॉ कह रहा है, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, प्रपोर्शन ऑफ NDTL। अब ये NDTL क्या है, NDTL का मतलब होता है नेट डिपॉजिट्स एंड टोटल लायबिलिटी। बैंक के पास जितनी भी टोटल लायबिलिटीज होंगी, जितनी भी नेट डिपॉजिट होंगी, उन सबको मिला के, ठीक है, उन सबको मिला के बैंक शुड कीप इन गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद थेमसेल्व्स, खुद के पास रखना है। अब ये वाली चीज हमें आरबीआई को देने जानी नहीं है। अब जब मैं हमें बोलूँ ना, बैंक समझ लो, आरबीआई कोई पॉलिसी बनाती है तो बैंक के पास होती है, बैंक के लिए होती है, हमारे लिए नहीं होती है, क्योंकि वो माई बाप किसकी है, बैंक की है। तो वो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगी वो सारी बैंक्स के लिए बनाएंगी। अब जो आरबीआई के कायदे हैं वो बैंक को अफेक्ट करेंगे, और हमें बैंक अफेक्ट करती है। आपके और हमारे बीच आरबीआई जो है वो बैंक्स के लिए सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है। आरबीआई और हमारे बीच जो है मीडिएटर, वो बैंक्स है, ठीक है ना। बैंक मीडिएटर का काम करती है, ऐसा आप समझ लो। तो बैंक को कंट्रोल करती है सीधे से सीधी आरबीआई। आरबीआई हमारे पॉकेट से पैसा कम करने नहीं आ सकती, लेकिन आरबीआई बैंक के पास तो कुछ कर सकती है, बैंक के लिए तो रूल्स और रेगुलेशंस बना ही सकती है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ NDTL दैट बैंक शुड कीप विथ देमसेल्व्स, जो बैंक को अपने पास रखना है। तो सपोज हम समझ लेते हैं कि कोई भी XYZ बैंक है, ठीक है, बैंक के पास NDTL हो गया 100 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा स्मॉल अमाउंट ले लेते हैं, राउंड फिगर। NDTL हो गया 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का कितना परसेंट रेट है देख लो, 18%, ठीक है ना। तो ये 18% उन्हें खुद के पास रखना है, मतलब कितने हो गए, 18 रुपए। 18 रुपए उन्हें खुद के पास जमा रखने हैं, ठीक है। तो किसके पास रखना है, खुद के पास। अब इससे क्या बैंक कोई अर्निंग कर पाती है, खुद के पास 18 रुपए उन्होंने कीप सेफ असाइड रख दिए, लिक्विड बना के साइड में रख दिए। हाँ कर सकती है, पूरा का पूरा कैश नहीं रखती है, कुछ गोल्ड रखती है और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है। अब आपको मुझे पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है ना। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बैंक के अर्निंग के चांसेस है, लेकिन CRR में बैंक के अर्निंग का कोई भी चांसेस नहीं। जितना भी कैश रोकड़ा आया है ना, उसमें से 4% सीधे के सीधा बैंक जाएगी आरबीआई के खुद देने, ठीक है, कि भाई आरबीआई के पास जमा करवाने, डिपॉजिट करवाने। लेकिन SLR में जो है उसका 18 रुपए, सपोज 100 है, राउंड फिगर लेते हैं, उसका 18 रुपए वो खुद के पास रख लेंगे, ठीक है। ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, CRR और SLR, ठीक है। कैश जो डिपॉजिट करवाएंगी आरबीआई के पास, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रखेगी खुद के पास, और उसमें से वो बैंक्स अर्न भी कर सकती है। और ये जो सारे रेट्स है ना, उसको डिसाइड करने के लिए ये पॉलिसी है, ये 6 मेंबर जो बैठे हैं वो ये सब काम करते हैं, वो आप समझ गए होंगे।
अब तीसरा वाला क्या है, चलो समझा दो। तीसरा वाला है रेपो रेट। ठीक है भाई, ये रेपो रेट, रेपो का मतलब क्या होता है? रेपो का मतलब होता है वी परचेज। ठीक है, रेट का मतलब तुम सबको पता ही है, कितना है भाई? 5%। क्या है मीनिंग, क्या है इसका, समझाओ। रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक। ऐसा कोई रेट कि जिसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन देती है बैंक को। अब है ना, बैंक भी कभी कभी आउट ऑफ कैश हो जाती है, कभी कभी आउट ऑफ लोन हो जाती है। चलो कोई ऐसा बिजनेसमैन गया बैंक के पास कि भाई मुझे 100 करोड़ की लोन दे दो। अब बैंक ने उसका प्रोफाइल चेक किया, बोले हाँ भाई इसका प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, लेनी ही पड़ेगी। लेकिन बैंक के पास नहीं है अभी, ठीक है, बैंक खुद के पास सारा कैश नहीं रखती है। हम जो जमा करवाते हैं उसमें से भी बैंक किसी को लोन देती है, होम लोन देती है, कार लोन देती है, गोल्ड लोन देती है ना। बैंक खुद शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। और ऐसे ही बैंक अर्न करती है। कैश वहां पे पूरा का पूरा पड़ा होता नहीं है, वो मार्केट में घुमाने का काम करती है। जैसे ही हम जमा करवाते हैं वहां दूसरी ओर वो मार्केट में सप्लाई होने लगता है। और ऐसे ही बैंक्स अपना खर्चा निकालती है और बैंक अर्न करती है। और उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी सैलरीज प्रोवाइड करती है। तो बैंक का भी अर्न करना और रनिंग रहना जरूरी है। तो रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि बिजनेसमैन आया और बिजनेसमैन ने 100 करोड़ बोल दिया कि 100 करोड़ की लोन चाहिए, लेकिन बैंक्स के पास रह गए थे 50 करोड़। तो बैंक क्या करेगी? आरबीआई के पास जाएगी, है ना, कि भाई आरबीआई हमें कुछ दे दो यार, ये वाला बंदा है उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, दे सकते हैं इसको 100 करोड़ का लोन। तो वो क्या करेगी? लोन ले लेंगी, किसके पास से? आरबीआई के पास से, क्योंकि आरबीआई भी एक, वो बोल सकते हैं फेथफुली इंस्टीट्यूशन है जिसके पास से बैंक लोन ले सकते हैं। आपको और हमें दे तो ईएमआई के तौर पे भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, है ना, रिस्क तो रहता है वापस लेने का बैंक के लिए भी। तो बैंक क्या करेगी? आरबीआई के पास से ले लेती है। किसके लिए? तो शॉर्ट टर्म लोन। अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? 90 डेज के लिए, मतलब कि मिनिमम 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। उसके लिए जो रेट लगता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। बैंक जाएगी आरबीआई के पास, मुझे 3 महीने के लिए भाई लोन दे दो, तो 5% पे आरबीआई उसको लोन दे देती है, ठीक है। वो हो गया अपना रेपो रेट। अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स का मतलब तो हम सबको पता ही है, और रेपो रेट हमने अभी समझा। चलो रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, जो भी चीज दी है उसका उल्टा, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट समझते हैं। तो उसका रेट हो गया 3%। रेट एट विच बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू आरबीआई। हमने पता है फर्स्ट वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ कभी कभी बैंक्स भी आरबीआई को लोन प्रोवाइड करती है। तो वो कौन से रेट पे प्रोवाइड करती है? 3%, ठीक है। जब भी बैंक देगी आरबीआई को तो वो खाली 3% पे जाएगा। तो ये वाला रेट होता है कि जब कभी कभी आरबीआई भी आउट ऑफ मनी हो जाता है, या फिर ऐसा समझ लो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, वापस लाने के लिए, ठीक है, किसी भी तरह आरबीआई को मनी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सब अप्लाई होता है। तो रिवर्स रेपो रेट, तो रेपो रेट मतलब क्या, एक समझ लो पहला वाला रेपो रेट। रेपो रेट मतलब क्या? तो आरबीआई देगी पैसा बैंक को कि जो नॉर्मल है, जिसका रेपो है, जिसकी कोई लेवल, हम सबको पता है कि आरबीआई का एक रेपो है जो ज्यादा है बैंक से, ठीक है ना। तो आरबीआई जब बैंक को देगी तो रेपो लगेगा, लेकिन बैंक जब आरबीआई को देगी, कुछ अनयूजुअल हो नहीं रहा है, जो खुद पैसे छाप रहे हैं उन्हें पैसों की जरूरत है ना, तो वो रिवर्स रेपो रेट लग जाएगा। जब कुछ अनयूजुअल होगा तो वो रिवर्स लगेगा, ठीक है। ऐसा आप और मैं समझ लीजिए। चलो अब पांचवा चलते हैं। पांचवा क्या है? तो पांचवा है बैंक रेट। द रेट एट विच आरबीआई चार्जेस कमर्शियल एंड डोमेस्टिक बैंक फॉर लैंडिंग मनी, ठीक है। जितने भी डोमेस्टिक बैंक्स है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको भी 6% पे आरबीआई लैंडिंग करती है। क्या लैंड करती है? तो मनी लैंड करती है। दिस इज नॉर्मल बैंक रेट। जब भी बैंक चाहेगी, ये लोन नहीं है शॉर्ट टर्म, है ना, ये मनी लैंड कर रही है। कितने रेट पे? 6% रेट पे। दिस इज नॉर्मल रेट, ठीक है। ये आपको और हमें समझना है। चलो ये तो हो गया थियोरेटिकल कंसेप्ट, आपको और हमें पता चल गया थियोरेटिकली, ये सारे टर्म समझ में आ गए। अब भाई ये सारा प्रैक्टिकल भी समझा दो। समझ ली टर्मिनोलॉजी, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, और बैंक रेट क्या है। चलो एक समरी बना लेते हैं। सीआरआर मतलब बैंक रिजर्व बैंक के पास रखेगी कैश में। एसएलआर मतलब बैंक खुद के पास रखेगी लिक्विड एसेट्स में। रेपो रेट मतलब आरबीआई देगी बैंक को क्या? शॉर्ट टर्म लोन। रिवर्स रेट मतलब क्या? रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या? तो रिवर्स मतलब कुछ अनयूजुअल हो रहा है, तो क्या हुआ? तो बैंक ने शॉर्ट टर्म लोन दी आरबीआई को, दिस समथिंग अनयूजुअल, ठीक है। शॉर्ट टर्म का माने मतलब क्या होता है? 90 डेज, ठीक है, ये हमें यहाँ पे समझ लेना है। और बैंक रेट का मतलब क्या होता है? तो बैंक रेट का मतलब होता है जब आरबीआई कुछ लैंड करती है मनी कमर्शियल बैंक्स को और डोमेस्टिक बैंक्स को, ठीक है।
ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे खत्म हो गया, थियोरेटिकल कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाओ इसका भाई। प्रैक्टिकल लाइफ से क्या लेना देना, क्यों पढ़ रहे है ना। मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, एक्ट बोल रहा है आरबीआई का, आरबीआई एक्ट 1934 कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना, 6 लोगों को बिठाओ जो ये अलग अलग रेट डिसाइड करते हैं, लेकिन क्यों, ये भी हम समझना चाहते हैं। तो मेन गोल है इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन क्या चीज है भाई, इन्फ्लेशन का मतलब होता है भाव बढ़ना, प्राइस इंक्रीज होना, है ना। तो समझ लो प्राइस जो इंक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। जितनी भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, जैसे कि आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, पॉवर्टी देख लो, उसमें से एक है इन्फ्लेशन। तो उसको कंट्रोल करना है कि नहीं, तो क्या हाँ करना है। तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करती है ना। मनी सप्लाई उस पर कैसे, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे, मनी सप्लाई कैसे इफेक्ट करता है। तो समझो आपकी और मेरी जेब में अब तक 100 रुपए आ रहे थे, लेकिन ज्यादा आ गया मनी, 200 आ गए। तो हम तो उतने है नहीं कि भाई चलो 200 आ गए तो साइड में रख लेते हैं, पूरी लिस्ट तैयार है भाई, फ्लिपकार्ट से ये मंगवाना है, अमेजोन से ये मंगवाना है, मीशो से ये मंगवाना है, ठीक है। जैसे 200 एक्स्ट्रा कैश मिले हम तो भागे भाई मार्केट में, ये ले आए वो ले आए। तो हमने क्या करा, जैसे एक्स्ट्रा मनी आ गया हमने चीजों की डिमांड बढ़ा दी। चीजों की डिमांड जैसे बढ़ जाएगी वैसे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ना माने इन्फ्लेशन, है ना। आपका परचेजिंग पावर फिर दूसरी बारी में कम हो जाना है, ठीक है। तो जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है मार्केट में, आप समझ सकते हो, और डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि जेब में अब पैसे ज्यादा आ रहे हैं। तो आरबीआई क्या करेगी, ऐसा कुछ करो भाई कि जिससे लोगों की जेब में पैसा जाए ही ना, है ना। तो वो क्या करेगी, तो ये जितने भी रेट्स है ना, वो सारे के सारे रेट्स ये मेंबर इंक्रीज करती है। ये रेट जब इंक्रीज कर दिए जाएंगे, है ना, तो लोगों की जेब में पैसा जाना कम हो जाएगा। कैसे, चलो डिटेल में समझाओ, ठीक है। कैसे, उसको लिंक करके बताओ कि ये रेट्स अगर मैं बढ़ा दूं, सीआरआर बढ़ा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया, रेपो बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो बढ़ा दिया, तो लोगों की मार्केट में मतलब क्या, कैसे मार्केट में और लोगों की जेब में पैसा कैसे कम हो गया, रुक कैसे गया, ठीक है। चलो लिंक करते हैं इसको। तो सीआरआर का मतलब अब क्या है, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है समझो, तो मार्केट में जो पैसा है वो ऑलरेडी एक बार ही तो चला गया, हमने देख लिया कि इन्फ्लेशन आ चुका है, ठीक है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गया सपोज समझो, जो अभी चल रहा है अपने देश में, ठीक है। लेकिन ट्रिपल डिजिट ना हो जाए, पूरी की पूरी इकोनॉमिक क्रैश ना हो जाए, वो देखने का काम कौन करता है, आरबीआई करती है, ठीक है। तो सपोज चलो समझ लो कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो ऐसा कोई है कि आरबीआई जाएगी और लोगों की पॉकेट से कैश उठाएगी और अपने पास रख लेंगी कि ना भाई दे ही दो दे ही दो दे ही दो, ऐसा तो वो कर नहीं सकते, है ना। तो आरबीआई क्या करेगी, अपनी ओर से मनी सप्लाई कम कर देगी। मुझे कैसे भी करके आपकी जेब में पैसा नहीं जाने देना है, ये आरबीआई का गोल है ना। ऐसा आप समझ लो, आपकी जेब में नहीं आएगा तो आप प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो प्राइस नहीं बढ़ेगी, प्राइस नहीं बढ़ेगी पर्टिकुलर चीज की तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने आरबीआई क्या करती है, अपनी ओर से एफर्ट्स डालती है कि आपकी जेब में तो एक बार जो पैसे आ गए वो आ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लेकिन अब इन्फ्लेशन सपोज कंट्रोल करना है, प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है, या फिर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कम करना है, तो आरबीआई क्या करती है, अपनी ओर से एफर्ट्स डालती है। आरबीआई क्या करती है कि भाई मनी सप्लाई एकदम कम कर देने का काम करती है। तो सीआरआर क्या है, जो बैंक्स रखेगी आरबीआई के पास, तो जो 4% है ना, सपोज उसको कर दिया 8%, ऐसा आप समझ लो। तो पहले 4 रुपए रखती थी बैंक आरबीआई के पास, अब कितना रखेगी, 8 रुपए, है ना। तो समझो जितना बैंक के पास कम उतना हमारे पास कम, क्योंकि आप और मैं पैसे लेने कहाँ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास, बैंक के पास। बैंक के पास होगा ही नहीं तो मार्केट में जाएगा कहाँ से भाई, बैंक के पास तो है ही नहीं तो मार्केट में भी आया ही नहीं। तो आरबीआई क्या करेगी, ये सारे रेट्स बढ़ा देगी, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन कम करने का काम आरबीआई का है। तो ये 4% है, उसका 8% कर देगी। बैंक को बोलेगी कि भाई अब तुम्हारे पास 100 में से 96 अवेलेबल रहता था, मुझे 4 देते थे, उसके बदले 8 दे दो, अब 92 ही अवेलेबल है, लोगों को 92 ही बांटो आप बात, बस मुझे 8 दिया करो। अब लोगों के पास आएगा ही नहीं तो खरीदेंगे ही नहीं, कुछ चीज खरीदेंगे ही नहीं, प्राइस बढ़ेगी ही नहीं, डिमांड बढ़ाएंगे ही नहीं, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज बताओ, दूसरी चीज है एसएलआर। तो एसएलआर भी क्या करती है बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये रेट बढ़ेगा कि कम होगा, ये वाला रेट भी बढ़ेगा, एसएलआर भी वो बढ़ाएगी, क्योंकि क्या करती है आरबीआई, कुछ भी करो मार्केट में मनी का सप्लाई कम कर दो तभी इन्फ्लेशन कम होगा, है ना। तो एसएलआर भी बढ़ा देगी, 18% है सपोज 30% कर देगी। बैंक्स को बोलेगी आपके पास 100 रुपीज है,
100 में से पहले 18 अपने पास रखते थे, उसके बदले 30 अपने पास रख लो। अब है ना, लोगों के पास खाली 70 ही जाने चाहिए, 70 बचे हैं वो लोगों में बांट दो बस, बाकी 30 अपने पास रख लो। तो ये वाला रेट बढ़ाएगी तो भी मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और हम सबको पता है एक बार मनी सप्लाई कम तो हमारी जेब में पैसा कम, मार्केट में मनी आएगा नहीं, हमारी जेब में पैसा आएगा नहीं, जेब में आएगा नहीं, हम कुछ खरीदेंगे नहीं, इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, सीधी बात। तीसरा क्या है, रेपो रेट। ये दो आप समझ गए कि CRR भी बढ़ा देगी, SLR भी बढ़ा देगी, ताकि बैंक्स मार्केट में मनी घुमाए ना, है ना, मनी सप्लाई मार्केट में ना। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये दोनों बढ़ाएगी या कम करेगी? सोचो, आप समझो आप ही हो RBI के गवर्नर, इन्फ्लेशन बहुत ही हो गया मार्केट में, ऐसा ही समझ लो, आप क्या करोगे? ये रेट को बढ़ाओगे या कम करोगे? सोचो थोड़ा, है ना। तो हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, सिंपल सी चीज है। क्यों बढ़ाओगे? लिंक करके समझाओ, प्रैक्टिकली समझाओ, ठीक है। तो बताते हैं, रेपो रेट में क्या होता है, RBI बैंक को क्या करती है, लोन देती है। अब ऐसा समझो कि आप और मैं लोन लेने गए, एक बैंक ने बोला कि 8% है इंटरेस्ट रेट और दूसरी बैंक ने बोला कि 4%, तो हम कॉमन सेंस लगा के 4% वाले के पास लोन लेने जाएंगे। RBI क्या कर रही है, रेट बढ़ा रही है। बोले भाई अब तक बैंक में तुझे है ना 5% में देता था, अब 15% में दूंगा। अब ये इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया भाई, अब तक तो 5% में बैंक्स को मिल जाता था, 15% में मिल रहा है, तो क्यों जाएंगी बैंक्स लोन लेंगी ही नहीं। बैंक्स लोन लेंगी ही नहीं तो उनके पास से जो रेट है इंटरेस्ट का वो अनअट्रैक्टिव कर दिए। 5% बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, बैंक्स चली जाती थी मांगने RBI के पास, उनके पास पैसे आ जाते थे, और एक बारी बैंक के पास आ जाते थे तो मार्केट में भी घूमने लगते थे और इन्फ्लेशन बढ़ता था। लेकिन RBI ने क्या करा, RBI ने रेट ही बढ़ा दिए। अब बैंक जा ही नहीं रही है, बैंक के पास आ ही नहीं रहे तो मार्केट में मनी सप्लाई हो ही नहीं रहा, कम हो रहा है ना। कोई बैंक जा रही है ऐसा समझो, ठीक है, जितना उसका रश था वो थोड़ा सा कम हो गया है, ऐसा आप समझो। अब बताओ आगे दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला है रिवर्स रेपो रेट। चलो ये वाला रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, ये वाला रेट भी कमिटी मेंबर इंक्रीज करेंगे। चुप, लिंक करके समझाओ, ठीक है। रेट एट विच बैंक प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन टू RBI, है ना, बैंक RBI को पैसा देती है, ये अनयूजुअल है ना, जो हमें और आप सबको पता है कि ऐसा नहीं होता है भाई, बैंक RBI को, पर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए है। मार्केट में पैसा ज्यादा जाए नहीं, बैंक के पास पैसा रहे ही नहीं, मार्केट में जाए ही नहीं, मनी सप्लाई हो ही नहीं, इसलिए क्या करेगी RBI, लाओ भाई मुझे दे दिया करो, ज्यादा है तो वापस कर दो भाई, सीधी सी बात, ठीक है ना। इसलिए रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देगी, है ना। 3% है तो उसका क्या कर देगी, वो 5% कर देगी। तो बैंक सोचेगी अरे वाह मुझे तो 5% मिल रहा है, अगर मैं RBI को पैसा दूं तो मुझे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, अब तक तो 3 मिल रहा था, तो बैंक आपको और हमें देने के बदले RBI को ही दे देगी कि आप मुझे भाई 5% इंटरेस्ट दे देना, लेकिन ये आप रख लो पैसे, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अट्रैक्टिव कर दिए, बढ़ा दिया, इसलिए बैंक क्या करेगी, RBI के पास पैसे जमा करवाएगी। अब जमा करवाएगी तो बैंक के पास से गए, अब बैंक के पास है नहीं तो मार्केट में आ नहीं रहे, मार्केट में मनी सप्लाई वापस कम हो गया, तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। बैंक रेट क्या है, पांचवा वाला अपना लास्ट है बैंक रेट। अब ये बैंक रेट का समझा, तो बैंक रेट भी वही है, बैंक रेट भी वो क्या करेगी, बढ़ा ही देगी। अब रेट बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा, बैंक जाएगी ही नहीं, वापस से अनअट्रैक्टिव हो जाएगा RBI बोले अब तक तुझे 5% में लोन दे रहा था, मैं मनी लैंड कर रहा था, लेकिन अब नहीं दूंगा, अब 10% में दूंगा। तो सामने वाला बोल रहा है अरे भाई इतना सारा 10% मैं कैसे दूंगा? वो बोल रहा है ठीक है तेरे पास से नहीं लेने, है ना, सेम वे। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, समझ लो, CRR, SLR, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है किसके, RBI के, किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है हम समझ चुके हैं, मनी सप्लाई पॉलिसी। तो यही काम है RBI का भाई, मार्केट में जो मनी रिलेटेड है प्रॉब्लम, सपोज इन्फ्लेशन हो गया तो ऐसे वहां बैठे बैठे वो लोग ये इंस्ट्रूमेंट से, इसके साथ खेल के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये RBI का काम है। एक बारी बैंक के पास पैसा आएगा नहीं, बैंक के पास पैसा आएगा नहीं तो मार्केट में पैसा आएगा नहीं, मार्केट में मनी सप्लाई होगा नहीं तो आपकी और हमारी जेब भरी होगी नहीं, जितनी कम जेब भरी होगी उतनी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी, हम जाएंगे ही नहीं मार्केट में कुछ खरीदने, तो प्राइस अपने आप जो बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन जो हो चुका है वो थोड़ा कम होगा,
अभी हमारी इकोनॉमी में डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है, वो ट्रिपल डिजिट ना हो जाए, इकोनॉमिक क्रैश ना हो जाए, इसलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल का काम करने का काम कौन करती है? आरबीआई करती है। तो कैसे करती है वो भी हमने समझ लिया कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलती है और इनके सारे के रेट बढ़ाने की कोशिश करती है। तो ये हो गया अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। आई होप देखो मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आ गया हो कि ये सारे रेट्स क्यों बढ़ते हैं, है ना, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी क्या था ये पॉलिसी का। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वाला टॉपिक लेके जल्दी आऊंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।